हेलो, वेलकम बैक टू परलो इंडिया। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 पढ़ेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे जो हमारा इनकम डिटर्मिनेशन का जो चैप्टर था पहले, जहां पे हम लोग जीडीपी जीएनपी कैलकुलेट किए थे, तो वो हमारा बेसिक फ्रेमवर्क था कि इनकम हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज उसी पे बिल्डअप करके हम लोग उसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे और कुछ सर्टेन एस्पेक्ट देखेंगे जो कि इनकम डिटर्मिनेशन से एसोसिएटेड है। सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी जानेंगे। एक टर्म है हमारा एक्स एंटे। एक्स एंटे का मतलब ये होता है कि कोई भी वेरिएबल का वैल्यू जब हम प्रिडिक्ट करते हैं, मतलब कि अभी कोई भी वैल्यू जो है किसी भी वेरिएबल का, ये फाइनल मेरे पास नहीं है, बट अभी हम एक प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि लेट से अगले साल इंडिया का जीडीपी इतना होगा। तो ये किसी भी घटना के होने से पहले, कैलकुलेशन से पहले जब हम कोई प्रिडिक्ट करते हैं तो वो हमारा एक्स एंटे बोला जाता है। मेजर्स ऑफ एक्स एंटे हो गया द प्लान्ड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, मतलब कि जो भी हम लोग प्लान करते हैं कि अच्छा अगले साल हमारा जीडीपी इतना होना चाहिए और इतना होना चाहिए में एक एलिमेंट ऑफ प्रेडिक्शन है। हम लोग सोचते हैं कि अच्छा इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो द प्लान्ड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अभी हुआ नहीं है, बल्कि हम सिर्फ प्लान किए हैं, उसको हम लोग एक्स एंटे बोलते हैं। और एक्स पोस्ट होता है मेजर्स ऑफ एटम्स दैट हैव हैपेंड, मतलब पोस्ट मतलब जो हो गया। तो ऐसा वेरिएबल जिसका वैल्यू निकल चुका है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो कि ऑलरेडी हो चुका है, तो वो हमारा एक्स पोस्ट हो जाता है। तो ये दो टर्म है छोटा सा। अब हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में चलेंगे, हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला चीज है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, या एमपीएस भी जिसको बोलते हैं। तो जब हमारा इनकम हम लोग देखे थे, तो जो भी हमारा इनकम होता था उसका बहुत सारा कंपोनेंट होता था। 4 मेजर कंपोनेंट होता था अगर हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड से देखें तो। एक हमारा कंजम्पशन, दूसरा इन्वेस्टमेंट, तीसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और चौथा नेट एक्सपोर्ट। और इसके बाद जब हम लोग और आगे बढ़े थे तो हम लोग इन्वेस्टमेंट और सेविंग का रिलेशन पढ़े थे। और सेविंग हमेशा से बहुत ही की वेरिएबल होता है किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को इंपैक्ट करता है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है कि अगर मेरा इनकम 1 यूनिट बढ़ेगा तो उसमें से कितना परसेंटेज हम लोग सेव कर लेंगे। लेट से अगर हम 1 रुपया मेरा इनकम बढ़ा और उसमें से 30 पैसा हम सेव कर लिए, तो 30% और 0.3 जो है वो हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है। इसी तरह मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी क्या है? तो एमपीसी में है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में है कि अगर हमारा इनकम 1 यूनिट बढ़ेगा तो हम उसका कितना परसेंटेज उसका हम लोग कंज्यूम करेंगे। ये हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। और हमारा कंजम्पशन जो है, अब हम लोग कंजम्पशन को हम लोग देखे तो सिर्फ सी लिखते थे, अब हम लोग थोड़ा और डिटेल में चलेंगे और हम लोग देखेंगे कंजम्पशन जो है वो होता है, एक्चुअली इसको हम लोग तोड़ेंगे। ये है सी बार प्लस सी इंटू वाई, जहां पे ये हमारा सी बार जो है ये है हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन और स्मॉल सी जो है ये है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन ये है कि हमारे पास चाहे इनकम का कोई सोर्स हो या ना हो, कुछ न कुछ तो हमको कंज्यूम करना ही पड़ेगा, नहीं तो मर जाएंगे। चाहे हम मेरे पास पैसा नहीं भी है, लेट से अभी मेरा जॉब छूट गया, मेरे पास पैसा नहीं है, कोई इनकम नहीं है, फिर भी खाना पे हमको खर्चा तो करना पड़ेगा ही। तो ये है ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो हमारे इनकम पे डिपेंड नहीं करता, चाहे इनकम हो या ना हो उतना हमको कंज्यूम करना ही है। ऑटोनोमस कंजम्पशन सी बार, और ये हमारा सी है स्मॉल सी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और इन्वेस्टमेंट आए, ये हम लोग कुछ टर्म्स जान लिए। अब हम लोग देखेंगे कि जब लेट से हम लोग देखे थे कि लेट से कोई भी एक इकोनॉमी है जिसमें गवर्नमेंट नहीं है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है, तो उस केस में हमारा एडी क्या होता था एक्सपेंडिचर मेथड में? सी प्लस आई होता था, क्योंकि जी नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट नहीं है, और एनएक्स नहीं है क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है। तो सी प्लस आई होता था। अब हम लोग सी को देखे हैं कि आई जो है वो तो पहले से है, बट सी में क्या हो गया कि एक सी बार कैपिटल आया और स्मॉल सी इंटू वाई। अभी लास्ट स्लाइड में जो हम लोग देखे सी इक्वल टू सी बार प्लस सी वाई, तो यहां पे हम लोग सी के जगह पे सी बार प्लस सी वाई कर दिए। एडी का हमको नया एक आइडेंटिटी मिल गया। अब ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है। अब जब कहीं भी जब मार्केट इक्विलिब्रियम में रहता है तो हमारा डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होता है, और हमारा इनकम जो होता है वही एग्रीगेट डिमांड के बराबर होता है। इफ द फाइनल गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, गुड्स मार्केट अगर इक्विलिब्रियम में है
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एडी लिख सकते हैं, क्योंकि जितना डिमांड है उतना सप्लाई है, इक्विलिब्रियम में y इक्वल टू एडी हो गया, और एडी का यहां से हम लोग ये सी बार प्लस आई प्लस सी नॉट उठा लिए, ये हमारा आइडेंटिटी मिल गया। अब ये जो सी बार प्लस आई है इसको हम लोग ए बार बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है जो कि फिक्स्ड है, इन्वेस्टमेंट भी हम लोग फिक्स्ड लिए हैं। हमारा वैरी क्या कर रहा है इनकम के साथ, बस ये टर्म वैरी कर रहा है। ये टर्म इसलिए वैरी कर रहा है क्योंकि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है वो क्या होता है, हमारा एक सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ इनकम होता है। तो अगर लेट से 1 रुपया में हम 30 पैसा कंज्यूम कर रहे हैं, तो कल को अगर 100 रुपया मेरे पास इनकम आ गया तो हम 30 रुपया कंज्यूम करने लगेंगे। तो इसीलिए ये टर्म हमारा एक वेरिएबल होता है, ये फिक्स नहीं होता है। जैसे जैसे y चेंज होगा c इंटू वाई भी चेंज होगा, बट ये c बार प्लस आई है, ये हमारे लिए हम फिक्स्ड रख लिए हैं, और ये c बार प्लस आई को हम a बार बोल दिए हैं, और ये हमारा फिक्स टर्म है। अब हमारा एक नया आइडेंटिटी मिल गया, y इक्वल टू a बार प्लस c इंटू वाई, जहां पे a बार जो कि c बार प्लस आई है इज द टोटल ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। मतलब ये c बार प्लस आई विच इज इक्वल टू a बार, हम जो नया टर्म अभी दिए हैं, ये हमारा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है। हमारा इनकम से ये इंपैक्ट नहीं होता है, चाहे इनकम कितना भी रहे इतना एक्सपेंडिचर होगा ही होगा। ये कुछ एग्रीगेट डिमांड फॉर फाइनल गुड्स का आइडिया है। चलो अभी तक हम लोग देख रहे थे, हम लोग बोले कि एक काम करते हैं, हम लोग गवर्नमेंट को नहीं लेते हैं और ओपन इकोनॉमी नहीं रखते। मतलब ओपन इकोनॉमी मतलब होता है जहां पे कोई भी एक इकोनॉमी दूसरे इकोनॉमी के साथ ट्रेड करे, कुछ इंपोर्ट हो कुछ एक्सपोर्ट हो, और जहां पे ट्रेड नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी नहीं है। तो अभी तक हम लोग ना गवर्नमेंट लिए थे और ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट लिए थे। अब हम लोग थोड़ा उस एजम्पशन को रिलैक्स करते हैं और बोलते हैं कि गवर्नमेंट आ गया भाई, इंट्रोड्यूस कर देते हैं गवर्नमेंट को। अब जब गवर्नमेंट आ गया तो क्या क्या वेरिएबल में चेंज आएगा, तो गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट सबसे पहला चीज जो करेगा वो है वो टैक्स लेगा, और दूसरा चीज क्या करेगा कि वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगा। ये दो टर्म आ गया। अब ये दो टर्म को हम अपना अभी तक का जो इक्वेशन है उसमें कैसे ऐड करेंगे, किस तरह से हमारे अभी तक के आइडेंटिटीज, हमारे अभी तक के इक्वेशंस, फॉर्मूलाज को इंपैक्ट करेगा। एक जो बहुत ही सीरियस तरीका है वो ये है कि अभी तक हम लोग सिर्फ वाई देख रहे थे, इनकम देख रहे थे। अब हम लोग को एक चीज देखना पड़ेगा, वाईडी। वाईडी क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्पोजेबल इनकम। इनकम नहीं बल्कि डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का ये मतलब हुआ है कि जो इनकम मेरे हैंड में है, मतलब लेट से अगर हम कोई पैसा कमा रहे हैं, सारा मेरे पास है ये जरूरी नहीं है, उससे गवर्नमेंट टैक्स काट लेगा। तो जब टैक्स हट गया उसके बाद जो इनकम बचा उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, जो भी करना है उसको कर सकते हैं, तो वो हो गया डिस्पोजेबल इनकम। अब हमारा जो ये आइडेंटिटी है वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू सी बार प्लस आई बार। कोई दिक्कत नहीं है, पहले से कांस्टेंट चल रहा है। एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किए g, क्योंकि गवर्नमेंट आ गया है, और ये हमारा जो अभी तक सिर्फ सी वाई था वो सी ब्रैकेट में y माइनस टी भी है। अगर इसको हम लोग खोलेंगे तो ये टर्म हमको क्या बोल रहा है, ये टर्म बोल रहा है सी वाई माइनस सी टी। ये सी टी क्या है, या अगर इसको हम लोग नहीं भी एक्सपैंड किए, चलो इसको एक्सपैंड हम लोग नहीं करते हैं, तब ज्यादा आसानी से इसको समझ सकते हैं। ये हमारा जो टोटल टर्म था अभी तक का, अभी तक हम लोग c इंटू वाई देखते थे। ये देखते थे कि जो हमारे पास इनकम है उसका एक सर्टेन फ्रैक्शन को हम कंज्यूम कर लेंगे। बट अब हमारे पास इनकम क्या है, अब हमारे पास इनकम y नहीं है, इसमें से t टैक्स गवर्नमेंट ले जा रहा है, तो हमारा डिस्पोजेबल इनकम सिर्फ y माइनस टी है। तो इसीलिए अब y के जगह पे y माइनस टी पुट करेंगे, और ये हमारा एक नया आइडेंटिटी मिल गया, y इज इक्वल टू सी बार प्लस आई बार प्लस जी प्लस स्मॉल सी एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इनटू ब्रैकेट में y माइनस टी या डिस्पोजेबल इनकम जो है। तो इस तरह से हमारे इनकम के आइडेंटिटी को इंपैक्ट किया कौन, जब गवर्नमेंट मार्केट में आया। तो अब हम लोग देखते हैं अभी तक का एग्रीगेट जितना भी हम लोग फॉर्मूलाज पढ़े, इसको अब ग्राफिकल मेथड से अब हम लोग समझते हैं। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से एक एक करके धीरे धीरे करके समझते हैं। सबसे पहला हमारा ये y एक्स एक्सिस पे हमारा आउटपुट है, y एक्सिस पे हमारा एडी है, एग्रीगेट डिमांड है। अब हम लोग पढ़े जब इक्विलिब्रियम होता है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू आउटपुट। ये हमारा जो लाइन है, ये 45 डिग्री का जो हमारा लाइन है, ये हम लोग एज्यूम करते हैं हमारा इक्विलिब्रियम लाइन है। इस लाइन पे हमारा ईडी इज इक्वल टू वाई ऑलवेज। इस लाइन के हर पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू
आउटपुट। और लेट से ये हमारा पहला एडी कर्व है, ये हमारा पहला एडी कर्व है। एडी इक्वल टू क्या होता है, ए बार प्लस सी वाई। ठीक है, यहां पे हम फिर एज्यूम कर रहे हैं, अभी गवर्नमेंट नहीं है, लेट से माइनस टी नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं है, डिस्पोजेबल इनकम नहीं, टोटल इनकम की ही बात कर रहे हैं हम लोग। एडी इक्वल टू ए बार प्लस सी वाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे इस केस में हमारा ए बार क्या है, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, जो हम पहले से देखें। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हमारा इनकम जीरो भी है फिर भी इतना तो डिमांड है ही है ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर के चलते। और उसके बाद ये जो लाइन है, ये ए बार तो है प्लस सी इंटू वाई है, मतलब इनकम पे डिपेंड कर रहा है। वाई जैसे जैसे बढ़ेगा ये भी ग्राफ ऊपर बढ़ते जाएगा क्योंकि सी इंटू वाई है। ये हमारा पहला एग्रीगेट डिमांड का हमारा बेसिक कर्व हम लोग देख लिए। नाउ लेट से हमारा जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ गया। हाँ, लेट से हमारा इन्वेस्टमेंट हम अचानक से बढ़ा दिए, कोई बाहर से कोई भी एक फैक्टर के चलते हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, तो हमारा ए बार में चेंज आएगा। ए बार जो हमारा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है उसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिए। लेट से डेल्टा आई हमारा नया इन्वेस्टमेंट आ गया। अब जब नया इन्वेस्टमेंट आ गया तो एग्रीगेट डिमांड में ये ऐड हो जाएगा, डेल्टा आई बार को हम लोग ऐड कर दिए हैं। ठीक है, अब हमारा पहले जहां पे ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर A1 था, अब हमारा A2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग डेल्टा आई को ऐड कर दिए हैं। तो अब यहां हमारा ग्राफ इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, ये हमारा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ये सारा ग्राफ डेल्टा आई जितना भी है इसमें ऐड हो जाएगा और ये हमारा नया एग्रीगेट डिमांड कर्व हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीज हम लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं, जब हमारा AD1 पहला एग्रीगेट डिमांड था, यहां पे इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आया। इक्विलिब्रियम क्या देखे थे गुड्स मार्केट में? इक्विलिब्रियम होता था जहां पे हमारा एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू इनकम हो जाता था, जहां पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता था, वही हमारा फाइनल इक्विलिब्रियम पॉइंट होता था और हमारा इनकम वहीं डिसाइड हो जाता था कि किसी भी इकोनॉमी में कितना इनकम होगा। ये हमारा क्या था, E1 क्या था, हमारा पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, ये हमारा इक्विलिब्रियम इनकम हो गया। अब जब हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिए, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए, अब हमारा इक्विलिब्रियम कहां बना? अब देखो, ये जो हमारा दूसरा एडी कर्व है AD2, ये अब हमारे ये जो इक्विलिब्रियम कर्व है 45 डिग्री लाइन, इसको E2 पे कट कर रहा है। E2 के करस्पॉन्डिंग इनकम Y2 स्टार हो गया। तो पहले जहां पे हमारा इनकम Y1 स्टार था, अब हमारा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर में जो एडिशन हुआ, जो हमारा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर बढ़ा, इसके चलते हमारा इनकम Y1 स्टार से बढ़ के Y2 स्टार हो गया। यही हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व और एग्रीगेट डिमांड कर्व इज इक्वल टू इनकम का ग्राफ हमको सिखाता है कि कोई भी ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर जो होगा तो उससे हमारे इक्विलिब्रियम इनकम में, फाइनल इनकम में कैसे इंपैक्ट होगा, कितना इंपैक्ट होगा, ये हम इस ग्राफ से सीख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग एक चीज देखें, लास्ट ग्राफ में एक चीज नोटिस करने वाला बात है, वो नोटिस करने का बात यह है कि हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया था, डेल्टा आई बार इतना चेंज आया था। देखो इतना 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 बड़ा था, बट हमारा इनकम में कितना चेंज आ गया था, इनकम में इतना चेंज आ गया था। मतलब जितना हमारा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर बढ़ा उससे ज्यादा इनकम में चेंज आ गया। ये कैसे हुआ? इसके लिए हम लोग एक कंसेप्ट समझेंगे, मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। मल्टीप्लायर मैकेनिज्म क्या बोलता है कि अगर कहीं भी कोई भी ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर में या एक यूनिट का अगर चेंज आएगा तो जो हमारा फाइनल आउटपुट होगा उसमें एक यूनिट से ज्यादा का चेंज आएगा। यही हमारा मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। देखो इस ग्राफ में अगर हम लोग फिर देखते हैं तो वही चीज है, वही ग्राफ है। मल्टीप्लायर के लिए फिर से उसको यहां पे लाया गया है कि हमारा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर में बस इतना का चेंज है और हमारा इनकम में इतना का चेंज है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अगर हमारा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर में इतना का चेंज आए तो आउटपुट में कितना का चेंज आएगा? ये जो फॉर्मूला हमको याद रखना पड़ेगा इसको कैलकुलेट करने के लिए, वो ये है y इक्वल टू a बार बाय 1 माइनस c। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। अगर हम लोग अपने पुराना आइडेंटिटी को देखेंगे तो ये वहां से हम लोग डिराइव कर सकते हैं, वहां से डिराइव होता है। और ये मल्टीप्लायर मैकेनिज्म में
ये फॉर्मूला हमको याद रखना बहुत जरूरी है कि इनकम जो है वो इक्वल टू ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी। ए बार ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है, देखते आए हैं हम लोग, और यहां पे हमारा स्मॉल सी क्या है, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो जब ये हमारा फॉर्मूला है तो फिर आउटपुट मल्टीप्लायर में क्या करते हैं हम लोग कि आउटपुट मल्टीप्लायर का मतलब क्या, अभी हम लोग देखें कि अगर हमारा कोई भी जो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर था उसमें अगर 1 यूनिट का चेंज आया है तो हमारे आउटपुट में कितना का चेंज आएगा, ठीक है। तो ये रेशियो हमको देखना है कि भाई अगर ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर में कुछ डेल्टा ए चेंज आया है तो फिर इनकम में कितना का चेंज आएगा, डेल्टा वाई कितना का चेंज होगा। ये रेशियो हमको रहेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी, और इस फॉर्मूला को 1 बाय 1 माइनस सी को हम लोग आउटपुट मल्टीप्लायर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारा आउटपुट मल्टीप्लायर। तो यही एक मल्टीप्लायर का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लेकिन ये मल्टीप्लायर होता क्यों है, मतलब ऐसा क्यों होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट थोड़ा बढ़ा तो इनकम उससे ज्यादा बढ़ जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि एक मल्टीप्लायर मैकेनिज्म इस तरह से काम करता है। लेट्स से गवर्नमेंट मनरेगा में कोई भी 1000 रुपया खर्चा किया, अब उस 1000 रुपया का कोई भी सामान बना, ब्रिज बना, कोई भी कहीं पुल बना, कुछ भी हुआ, बट वो 1000 रुपया वैसे वर्कर के पॉकेट में गया जो वहां पे काम कर रहा था। अब वो वर्कर उस 1000 रुपया को ले जाके क्या करेगा, कहीं पे वो कोई सामान खरीदेगा। अब जब वो सामान खरीदेगा तो जो उसको सामान बेचेगा उसका भी इनकम बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो इसको सामान अपने कुछ प्रॉफिट में बेचेगा। तो देखो, ये जो 1000 रुपया है, इससे इस वर्कर का इनकम बढ़ा, ठीक है, ये तो ठीक है, बट इनकम अभी पूरे इकोनॉमी में सिर्फ 1000 रुपया नहीं बढ़ा, अब वो वर्कर जाके जिससे सामान खरीदेगा उसका भी इनकम बढ़ेगा। तो टोटल जो इनकम में इंक्रीज होगा इकोनॉमी में वो 1000 से ज्यादा का होगा। तो इवन दो हमारा चेंज इन इन्वेस्टमेंट 1000 का था, ओवरऑल हमारा जो चेंज इन इनकम है वो 1000 से ज्यादा है। वही तो मल्टीप्लायर है। तो वो क्यों होता है वो अभी देखे, क्योंकि 1000 रुपया जिसके पास जा रहा है वो 1000 रुपया लेके बैठ तो नहीं जाएगा, वो जाके कहीं और खर्चा करेगा, वहां से जो उसको बेचेगा उसको भी प्रॉफिट होगा, और इसी तरह इनकम बढ़ते जाएगा। तो ये मल्टीप्लायर, आउटपुट मल्टीप्लायर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना मल्टीप्लाई होगा। अगर कोई भी डेल्टा ए का चेंज आया है तो फिर डेल्टा वाई क्या होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है, और जैसे जैसे हमारा मतलब इसी फॉर्मूला के साथ हम प्ले अराउंड कर सकते हैं। अगर हमको कोई बोलेगा कि भाई डेल्टा ए इतना बढ़ा है यूनिट, तो डेल्टा वाई क्या होगा, तो बस इसको डेल्टा ए को इधर ले जाएंगे, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय 1 माइनस सी हो जाएगा। तो हमारा जो भी सी पॉइंट रहेगा, तो लेट से एक हम लोग छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से कोई एक इकोनॉमी है जहां पे हमारा जो सी है, एमपीसी हमारा तुम्हारा हमेशा गिवन रहेगा। लेट से वहां पे एमपीसी 0.5 है, और 0.5 का एमपीसी का क्या मतलब हुआ कि अगर 1 यूनिट इनकम में चेंज आया है तो हम उसका 50% हम लोग कंज्यूम कर लेंगे और 50% बाद में सेव कर लेंगे। ये हमारा एमपीसी का आइडिया है। और लेट से कोई भी बोला कि भाई वहां पे जो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है वो 10 यूनिट बढ़ गया है, तो बताओ कि आउटपुट कितना उस इकोनॉमी में बढ़ गया। कुछ नहीं, दोनों चीज अपना गिवन है। डेल्टा ए बोल दिया हमको कि 10 यूनिट बढ़ गया है, और एमपीसी 0.5 है, तो हमको क्या निकालना है, डेल्टा वाई निकालना है। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय 1 माइनस सी। डेल्टा ए क्या हो गया है हमारा 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5। ये क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि हमारे पास ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर में 10 यूनिट का चेंज आया, लेकिन हमारा इनकम में 20 यूनिट का चेंज आ गया। तो यही अपना सिंपल कुछ कैलकुलेशन है। अब एक कंसेप्ट जो हमको पढ़ना है इस चैप्टर में वो है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। हम लोग क्या सोचते हैं आमतौर पे, अगर अभी तक का हम लोग अगर हम लोग डिस्कशन पे ध्यान दें तो जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है वो दो अलग अलग टॉपिक है। अब हम लोग ये सोचेंगे कि अच्छा, हम लोग ये देखे हैं कि अगर लोग ज्यादा कंज्यूम करता है तो इसका मतलब कम सेव कर रहा है, क्योंकि इनकम तो फिक्स है। तो अगर ज्यादा कंजम्पशन में पैसा चल जा रहा है तो सेविंग कम हो रहा है। तो अगर हम लोग सेविंग ज्यादा करने लगे तो फिर ओवरऑल इकोनॉमी में सेविंग बढ़ जाना चाहिए। सिंपल आइडिया है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, और यही पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स का मतलब कि जो सोचते हैं वैसा, जैसा हम लोग को लगता है आमतौर पे वैसा होता नहीं है। यही जो इसको पैराडॉक्स बोलते हैं। तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट,
थ्रिफ्ट मतलब जब हम लोग कंजूसी से कोई भी काम करते हैं, तो अगर हम लोग बहुत ज्यादा सेविंग कर रहे हैं तो बोलते हैं कि भाई बहुत थ्रिफ्टी लोग हैं, सेव कर रहे हैं। और सेव करने से हम लोग क्या सोचते हैं कि ओवरऑल इकोनॉमी में सेविंग बढ़ जाएगा, बट पैराडॉक्स क्या है कि ऐसा नहीं होगा। अगर हर लोग सोचे कि हम लोग ज्यादा सेव करेंगे तो ओवरऑल इकोनॉमी में सेविंग ज्यादा नहीं होगा, या तो वो कांस्टेंट हो सकता है, नहीं तो वो और कम हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ज्यादा सेविंग करेंगे तो इसका मतलब ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे, और ज्यादा अगर खर्चा नहीं करेंगे तो ज्यादा सामान इकोनॉमी में बिकेगा नहीं, और ज्यादा सामान इकोनॉमी में नहीं बिकेगा तो लोग ज्यादा इनकम नहीं कमा पाएंगे जो वो सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अल्टीमेटली इन द लॉन्गर टर्म अगर तुम्हारा इनकम ही घट रहा है तो फिर सेविंग भी तो घटेगा ही घटेगा। अगर मेरा इनकम ही घट रहा है और ओवर द पीरियड टाइम मेरा इनकम घटते ही जा रहा है, तो पहले जितना सेव करते तो उतना नहीं कर पाएंगे, सेविंग भी घटते जाएगा। तो इवन दो हम स्टार्ट किए ये सोच के कि हम लोग चलो ज्यादा सेव करते हैं तो हम लोग ज्यादा अल्टीमेटली सेव करेंगे, ऐसा होता नहीं है। अल्टीमेटली हमारा सेविंग घट ही सकता है। यही है हमारा पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। इफ ऑल पीपल ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीजेस द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम दे सेव, अगर द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम दे सेव या एमपीसी अगर बढ़ा दे, द टोटल वैल्यू ऑफ सेविंग इन द इकोनॉमी विल नॉट इंक्रीज, इट विल आइदर डिक्लाइन और रिमेन अनचेंज्ड। या तो कम हो जाएगा नहीं तो बराबर रहेगा, पहले जितना सेविंग था उतना ही अभी भी रहेगा। दिस रिजल्ट इज नोन एज द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, विच स्टेट्स, जो कि क्या बताता है कि एज पीपल बिकम मोर थ्रिफ्टी, मतलब ज्यादा जैसे जैसे कंजूस होता है, दे एंड अप सेविंग लेस और सेम एज बिफोर। पहले जितना सेव कर रहा था उतना ही सेविंग करता है या उससे भी कम सेव करता है। इसी चीज को हम लोग ग्राफ से समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि पहले से जितना हम लोग सेव कर रहे थे उतना नहीं कर पा रहे हैं। तो लेट से AD1 हमारा पहला एग्रीगेट डिमांड कर्व है। ये कर्व हम लोग बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। AD1 कर्व हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व हम लोग पहले से समझ लिए। एक्स एक्सिस पे आउटपुट है, वाई एक्सिस पे AD है। हमारा इनकम इक्विलिब्रियम इनकम कहां होता था? जहां पे AD वाज इक्वल टू ये कर्व। ये कर्व क्या था? यहां पे हमेशा AD इज इक्वल टू वाई हमेशा होता था। तो इस कर्व को हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व जहां काटता था वही हमारा इक्विलिब्रियम हो जाता था। तो हमारा इक्विलिब्रियम इनकम क्या आ गया? Y1 स्टार आ गया। अब हम क्या बोले कि हमारा MPS लेट से बढ़ गया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ गया, लोग ज्यादा सेव करने लगे। तो फिर इसका मतलब है कि कम कंज्यूम करने लगे। अगर सेविंग बढ़ेगा तो कंजम्पशन घटेगा। तो इसका मतलब है अगर MPS बढ़ा है तो MPC क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। और अगर MPC डिक्रीज हो रहा है मतलब ये C हमारा डिक्रीज हो रहा है, मतलब इस इक्वेशन में ये जो C1 है वो घट जाएगा। अब जब C1 अपना घट जाएगा तो ये जो एग्रीगेट डिमांड है ये भी घटेगा। तो पहले एग्रीगेट डिमांड ऊपर था, अब देखो ये घट के ऐसे रोटेट होके ये नया एग्रीगेट डिमांड 2 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि C घट गया है, हमारा जो स्मॉल c है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वो घट गया है। तो उसके चलते पहले हमारा एग्रीगेट डिमांड कर वैसे था, अब ये नीचे आ जाएगा। अब जब ये इस तरह से रोटेट करके नीचे आ जाएगा तो ये जो हमारा नया AD2 बना एग्रीगेट डिमांड कर्व 2, वो अब इक्विलिब्रियम कहां पे बनाएगा? वो जो ये AD इक्वल टू वाई कर्व है इसको कहां पे काटेगा? E2 पे काटेगा। ये हमारा इक्विलिब्रियम 2 पॉइंट हो गया E2। इस पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या हो गया? Y2 स्टार हो गया। तो देखो ओवरऑल इकोनॉमी में क्या हुआ? आउटपुट ही घट गया। तो जब आउटपुट ही घट गया तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा? सेविंग तो बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है, या तो सेविंग भी घट जाएगा या सेविंग बराबर है, मोस्ट प्रोबेबली घट ही जाएगा। लेकिन सेविंग बढ़ेगा नहीं, क्योंकि देखें हम लोग ग्राफिकली पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट में क्या होता है कि हमारा इनकम ही घट जाता है इकोनॉमी में। तो यही हमारा छोटा सा कंसेप्ट था आज इनकम डिटर्मिनेशन में। आगे हम लोग देखें जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज था वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव था, और हमारा एग्रीगेट डिमांड फंक्शन एग्रीगेट डिमांड कर्व इज इक्वल टू इनकम का जो कर्व था वो था। और देखे थे कि कोई भी ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर में चेंज आता है तो मल्टीप्लायर इफेक्ट के चलते ओवरऑल आउटपुट में क्या चेंज आता है। यही सारा टॉपिक्स था। सो थैंक यू, और फिर नेक्स्ट वीडियो में